द सेशन। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें कॉन्सेप्ट को सीखे समझे। हाँ बैठ जा, इधर बैठ जा, इधर। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे भाई। देखिए मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या थी तो आप क्या बोलोगे भैया, याद दिलाओ मुझे। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जो एनर्जी है वो बेसिकली क्या है, कंजर्व है। यही थी फर्स्ट लॉ। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं जिसका फॉर्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता था, ये हम लोगों ने ढंग से सीख लिया था। जब मैं बात करूंगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मो की, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मो में बेसिकली मैंने पढ़ा था डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग का। सिस्टम प्लस सराउंडिंग का सम होता है यूनिवर्स। ये कहानी थी अपने सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ में और भी बहुत सारी तमाम बातें हम लोगों ने पढ़ी, जिसमें मुख्य जो बात थी वो डेल्टा एस था और डेल्टा एच था और डेल्टा जी था। आपको रिलेशन तीनों पर बेस्ड मैंने आपको सिखा दिया था, जिसमें पहला रिलेशन तो यही था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इससे डेवलप हुई एक इक्वेशन जिसको डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू के नाम से मैंने जाना, जिसको इक्विलिब्रियम पर मैंने इसको जीरो माना। और यहाँ से जो डेल्टा जी नॉट है देवेश का फॉर्मूला क्या बना दिया था, आर टी 2.303, यहाँ से लॉग बेस ऑफ के इक्विलिब्रियम। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक ये डेटा क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, कोई समस्या यहाँ तक है नहीं। बहुत आसानी से ये फंडामेंटल बातें क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, है जी। यहाँ तक कोई समस्या किसी प्रकार की है नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लिया था मैंने इसकी टर्म में। आपको याद है डेल्टा जी को डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच लिख दिया था, और इसके बाद ये कंप्लीट एक इक्वेशन बनाई थी, इवन ग्राफ भी बनाए थे हम लोगों ने। इस पर जो है हम लोगों ने ग्राफ भी डेवलप कर लिए थे 2.303 लॉग और यहाँ से के इक्विलिब्रियम के। क्यों सुहाना? और डेल्टा एच की पूरी इक्वेशन निकलने के बाद फाइनली अपने पास एक इक्वेशन आई थी, लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी प्लस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर। ये फाइनल एक इक्वेशन आ गई थी जिसको प्यार से वांट ऑफ इक्वेशन के नाम से मैंने जाना। क्या नाम था इसका? वांट ऑफ इक्वेशन। चलो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मेरी क्लास के बच्चों को ये सटीक बातें क्रिस्टल क्लियर होंगी, ठीक है। बात करते हैं इसके आगे की, बात करते हैं इसके आगे की। तो इसके आगे की बात क्या है प्यारे बच्चों, जरा सीखते हैं समझते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी प्यारे बच्चों। कहानी कुछ इस प्रकार है इसके बाद कि मेरे पास जो फोर्थ जो फॉर्मेशन आज की क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूँ उसका नाम है थर्ड लॉ। वो क्या है मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर सीधा आप लोगों को मुद्दे पर आ जाऊंगा। बहुत छोटी सी लॉ है, मतलब आप समझो अगर आज मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगा तो क्लास को मात्र 40 मिनट में भी ख़त्म कर सकते, और धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे में। 2 4 5 10 सवाल और पढ़ा दूंगा तो फिर वही अपने 2.25 घंटे मतलब 1.25 घंटे की, यानी कि 145 मिनट्स की क्लास हो जाएगी। तो बस मैं तो 145 करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग बहुत ध्यान से बोर्ड पर देखें। सुनो, एक इल्यूजन है छोटा सा। मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, कोई भी बताए? मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, कोई भी सोचे। देवेश सोच बेटा। जो मिनिमम टेम्परेचर है ना वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस, या मैं इसको और क्या कह सकता हूं बेटा जी, 0 केल्विन। इस टेम्परेचर का नाम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब इस टेम्परेचर पर सब कुछ फ्रीजन हो जाता है बिल्कुल। आप ये मान के चलिए कि इस टेम्परेचर तक जाते जाते किसी भी प्रकार का क्या नहीं मिलने वाला, रेंडमनेस मॉलिक्यूल के अंदर नहीं मिलने वाली। एक बात बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर, मैं थर्ड लॉ को बातों बातों में समझा रहा हूँ, आप लोग पूरी ईमानदारी से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए
पता है अभी कल परसों क्या हुआ, मैं कुछ पढ़ा रहा था, मैंने डेल्टा यू पढ़ाया। मैंने बोला क्या मैं डेल्टा यू को कैलकुलेट कर, सॉरी क्या मैं यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ, आपने बोला नहीं। लेकिन क्या मैं डेल्टा यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ, आपने बोला यस। एक्सपेरिमेंटली ये बात आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो चेंज को। मैंने बोला एंट्रोपी को क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, आपने बोला नहीं। क्या मैं डेल्टा यू को डेल्टा एस को कैलकुलेट कर सकता हूँ, आपने बोला यस। क्या मैं एंथैल्पी को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकता हूँ, नहीं। क्या मैं इसके डेल को कैलकुलेट कर सकता हूँ, आंसर है यस। ये बात पुरानी है लेकिन थर्ड लॉ से पहले की। थर्ड लॉ प्रकट हुई, उन्होंने बोला कौन कह रहा है नहीं कैलकुलेट कर सकते, वी कैन कैलकुलेट। बोला कैसे, बोला ऐसे। पर देखो जी आप ना जिस भी सब्सटेंस का एस कैलकुलेट करना चाहते हो इंडिविजुअली, आप उसको ठंडा करो, यानी कि उसके टेम्परेचर को कम करो। कितना कम कर दो, उसके टेम्परेचर को 0 केल्विन पर ले आओ। तो उससे क्या होगा, मान लो एक सब्सटेंस था, पानी ले लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल सोचना। पानी, क्या बोलना है बेटा जी, पानी। तो मैंने बोला जैसे वाटर है, अब वाटर को आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, फ्रीज कर रहे हो, धीरे 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 आप उसको 0 केल्विन पर ले आए। अब बताइए ये पानी एक्चुअल में क्या बन जाएगा यहाँ, जैसे ही ये वाटर का मॉलिक्यूल आप लोग देखोगे 0 केल्विन पर, क्या आपको नहीं लगता कि 100% यहाँ फ्रीज हो जाएगा ये। और मैं इसको लिख सकता हूँ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर क्रिस्टलाइन क्या होता है, चमकीला, सॉलिड तो सॉलिड है। और परफेक्ट का मतलब है कि, परफेक्ट का मतलब है इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मोशन नहीं पाया जाएगा। यानी कि ये वो स्टेट है जहां आप इस कंपाउंड की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देते हो, लगभग जीरो नहीं, जीरो ही कर देते हो। जब किसी की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई मोशन ही नहीं है, ना वाइब्रेशनल, ना रोटेशनल, ना कोई और फंक्शनल आप लोगों का इसमें काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब समहाउ मैं ये कह सकता हूँ यार जब किसी भी तरीके की मूवमेंट ही नहीं है, मैं कह दूंगा इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो। आप खुद बताइए, अगर किसी के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं है तो आप कैसे कहोगे ये मॉलिक्यूल के अंदर रैंडमनेस है, नहीं बोलोगे ना। तो आप बोलोगे सर इस कंपाउंड की सीधी बात है एंट्रोपी चेंज क्या रहेगा बेटा, या एंट्रोपी क्या रहेगी, जीरो। अब मैं थर्ड लॉ की डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन हैज 0 एंट्रोपी। तो इससे क्या फर्क पड़ा, देखो जी, मुझे वाटर का एंट्रोपी 300 केल्विन पर निकालनी थी। आंसर था हम वी कांट कैलकुलेट। क्यों, क्योंकि आप 300 केल्विन पर इंडिविजुअली क्यों मांग रहे हो भाई, वी कैन कैलकुलेट द चेंज। तो बोला ठीक है तू चेंज निकाल ले। चेंज आया जी 10 आया, 10। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई एक काम करो ना, आप जो चेंज निकाल रहे हो ना वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में निकाल लो। एब्सोल्यूट पर इसकी वैल्यू क्या थी, 0। और वैसे डेल्टा इसकी वैल्यू क्या है, 10। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। बोलो गेम समझ में आया या नहीं आया, क्या गेम समझ में आया। वैसे है तो ये भी रिलेटिव डेटा, लेकिन यहां से एक बात तो क्लियर है कि ये कह देना एस ऑफ CH4 एस ऑफ फलाना ये पॉसिबल है, बाकी डेल्टा एस। क्या गेम समझ में आ रहा है, मतलब हेयर डेल्टा एस कन्वर्ट इनटू एस सिंस वी आर अप्रोचिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा जी, मतलब सीधी सीधी बुद्धि लगाई इसने कि भाई अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर किसी भी कंपाउंड की एंट्रोपी 0 होती है तो मैं डेल्टा एस की जगह एस भी बोलूंगा तो भी बातें क्या रहेंगी, सेम। 0 केल्विन पर तो 0 ही है, बस आपको ये बोलना है डेल्टा एस जब आप बोलो तो वहां मेंशन होना चाहिए फलाने टेम्परेचर टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आप कहोगे सर बात सिंपल है, समझ में क्यों नहीं आएगी। मैंने मान लिया यस समझ में आ गया, लेकिन प्यारे बच्चों सवाल क्या यहीं पर खत्म हो जाता, नहीं। क्या सभी कंपाउंड 0 केल्विन पर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैं कहूँगा नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक चैप्टर ना 12th क्लास में आता था किसी जमाने में, अब तो कट दिया है, लेकिन एडवांस में तो अब भी है, सॉलिड स्टेट नाम का है। उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड के बारे में लोगों को बताया जाता है, जताया जाता है। जी मेरे प्यारे बच्चों कहानी कुछ इस प्रकार है, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसे कंपाउंड है यहाँ AB, और ये भी दूसरा AB, और ये भी दूसरा AB। आप देख रहे हो
ये परफेक्टली अलाइन है। ए बी के बाद अगला कौन आ रहा है, ए बी आ रहा है। ए बी के बाद अगला कौन आ रहा है, ए बी ही आ रहा है। ए बी के बाद अगला कौन आ रहा है, ए बी ही आ रहा है। इस ए बी के बाद नेक्स्ट कौन आ रहा है, ए बी ही आ रहा है। ये भी ए बी है और ये भी ए बी है और ये भी ए बी ही है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कहोगे कितना सिंपल पढ़ाते हो सर, कितना बेसिक है ये टर्म्स। आसानी से ये फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर है। आप कहोगे सर बात तो क्लियर है और आसान भी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर कहीं ऐसा हो जाए इस ए बी की जगह बी ए हो जाए, अब आपको ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा हाँ भाई उतनी स्ट्रेंथ है, सब कुछ उतना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर, इसकी फ्रिक्वेंसी में, इसके वाइब्रेशनल मोशन में, इसके ट्रांसलेशन में अंतर पड़ जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा मोशन का अंतर पड़ा तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मैं कहूँगा सर समहाउ एंट्रोपी का चेंज इसके अंदर हो सकता है, ये जीरो नहीं होगा। और जीरो नहीं होगा देन भैया मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, फिर उस केस में मैं इंडिविजुअली एस को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछे आर यू एबल टू कैलकुलेट द एस, तो बोलना यस वी कैन, बट कीप इन योर माइंड at 0 Kelvin then that compound show the perfect crystalline solid nature. Are you getting my words or not? बताओ जी। बहुत ही सिंपल है। कितना सिंपल है कि सर सीधी सी बात है, डेल्टा एस एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। एस को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं अगर एक कंपाउंड 0 केल्विन पर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो, अन्यथा नहीं कर सकता। तो पुरानी लॉ भी ठीक रही, फिर ये भी लॉ ठीक रही, इसलिए उसमें कोई संशोधन किया नहीं, इसमें एक बात नहीं बढ़ा के बोल दी। क्या शब्द समझ में आ गए आप लोगों को? जैसे इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है सीओ। सीओ नाम का एक मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, आप लोग तो जानते हो। अब कल को मैं यहाँ ओसी कर दूं तो आपको एक डिफेक्ट नजर आ रहा होगा। आप कहोगे सर ये सीओ होता देन इट इज ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन सर यहाँ जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड था, यहाँ जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड था, यहाँ जो कार्बन, अब यहाँ किसका बॉन्ड हो जाना है बेटा जी, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो जाना है, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी सर। जो फ्रिक्वेंसी कार्बन कार्बन में हो रही थी, अब यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में ये फ्रिक्वेंसी विल बी चेंज, और अगर अलग हो जाएगी देयर मे बी एंट्रोपी, और एंट्रोपी है तो इसका मतलब आप इसको परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम नहीं दे सकते। देवित मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोल बेटा, क्या ये बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट थर्ड लॉ, खत्म। ट्रस्ट में थर्ड लॉ यहीं पर खत्म हो जाती है। कोई पूछे जी एप्लीकेशन क्या है? टू कैलकुलेट द एस, इंडिविजुअली एस को कैलकुलेट करना ही तो थर्ड लॉ की एप्लीकेशन हुई। इसके अलावा क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है सर? डेल्टा दिव्यांशा, भूमिका, कहाँ से नहीं बेटा ये रिकॉर्ड हुआ बता मुझे। दो मिनट हो गए, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ाऊं ये पेज से ना, इस स्लाइड, ठीक है। मैंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पढ़ के देखो, द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है? देयर इज ओनली वन ओरिएंटेशन, केवल एक की, जैसे CO 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 था, ऑफ ए सब्सटेंस एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। इफ काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो, कोई मोशन ही नहीं है, मोशन नहीं है तो एंट्रोपी भी नहीं होगी, यानी कि एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? जीरो। वही मैंने लिखा, फॉर ए सॉलिड एट 0 केल्विन इट इज इक्वल टू जीरो एज एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी वैल्यू इज इक्वल टू जीरो फॉर ए सॉलिड। और ये सॉलिड कैसा होना चाहिए? प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक, अगली स्लाइड भी सुनी लो। सम कंपाउंड्स और द एलिमेंट्स हैव नॉन जीरो एंट्रोपी। इनकी एंट्रोपी कैसी होती है बेटा जी? नॉन जीरो एट 0 केल्विन, विच इज कॉल्ड रेजिडुअल एंट्रोपी। ये कह रहे हैं जैसे CO का मैंने एग्जांपल दिया, उसकी एंट्रोपी कुछ ना कुछ रहती होगी, बहुत कम रहती होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। क्या नाम देते हैं? रेजिडुअल। वैसे रेजिडुअल किसके लिए यूज करते हैं मैं भी ये भी आपको बता देता हूँ।
एक टेस्ट ट्यूब में पानी ले लो, पानी में रेत डाल दो, थोड़ा सैंड डाल दो, सैंड क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी ना, पानी नीचे बैठ जाएगी, उसको बोलते हैं ये रेजिडुअल है। क्या बोलते हैं इसको, बचा हुआ रेजिडुअल, ऐसे समझो। तो बेसिकली छोटी क्वांटिटी के लिए रेजिडुअल वर्ड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल है CO, NO, CO2 भी दे सकते हो। और इसका एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, नाम है ऑर्थो हाइड्रोजन। देखो लिखना शुरू कर रहे हैं नालायक। मैं कह रहा हूं आप लोगों को, देयर आर सम कंपाउंड और द एलिमेंट जिनका एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 नहीं होती। उस केस के एग्जाम्पल है CO, उस केस के एग्जाम्पल है NO, उस केस के एग्जाम्पल है CO2, और एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है, नाम है ऑर्थो हाइड्रोजन। सर हमें तो ऑर्थो और पैरा इन दोनों के बारे में कोई नॉलेज नहीं। अच्छा बताओ, पैरा ज्यादा स्टेबल होता है या ऑर्थो? मैक्सिमम केसेस में पैरा इज मच मोर स्टेबल। ठीक है, तो पैरा क्या रहता है बेटा जी, ज्यादा स्टेबल रहता है। अब क्यों स्टेबल होता है उसका लॉजिक में बताता हूँ। 11th-12th के लेवल पे ना आपको उफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ाते हैं और एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को भरवा देते हैं, MOT में पढ़ाते हैं। बोलते हैं भैया इलेक्ट्रॉन ऐसे आए, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरवाते हैं, 2, और विद देयर अपोजिट स्पिन। दोनों की स्पिन भी क्या होनी चाहिए, सीधी अपोजिट होनी चाहिए। ऐसा करके भरवा देते हैं किसके अंदर, इसके अंदर आप लोगों का ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे ही आप हायर केमिस्ट्री में जाते हो, वहां इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के साथ साथ आपको प्रोटॉन फिलिंग भी पढ़ाते हैं। आपने कभी सोचा नहीं है यार, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन तो चलो अपने ऑर्बिटल में फिल हो गए, प्रोटॉन जो 10 रहते होंगे न्यूक्लियस के आसपास, क्या वो ऐसी रेंडमली कहीं भी रहते हैं? नहीं ना भाई, न्यूक्लियस के अंदर कहीं भी थोड़ी ना रहते होंगे, उनकी भी एक फिक्स ऑर्बिटल होते होंगे। इसका मतलब उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को अगर मैं भर रहा हूँ, तो उस केस में ऑर्थो हो गया, पैरा हो गया, नीडो हो गया, इस टाइप से उनकी नेमिंग होती है। तो वहां इस केस में अभी के लिए केवल इतनी बात लर्न कर लो फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, कि सर जो ऑर्थो हाइड्रोजन होते हैं उनमें दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन पैरेलल होती है, पैरेलल, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्पिन क्या होती है, पैरेलल। और जो पैरा होता है उसमें स्पिन कैसी होती है, अपोजिट। आपने जब इलेक्ट्रॉन वाला केस पढ़ा था तो बोला था ना, ये वाला अनस्टेबल और ये वाला क्या है बेटा, स्टेबल है। पढ़ा है नहीं बड़ा? इसका मतलब प्रोटॉन में भी सेम केस होगा। सेम चार्ज जब ऐसे आ जाएंगे तो बेटा जी क्या फील करेंगे, रिपल्शन। अगर कोई रिपल्शन फील कर रहा है तो ऑब्वियस है उसकी रेजिडुअल एंट्रोपी कुछ ना कुछ रहेगी। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन पैरा वाला क्या काम करता है, इट विल बिहेव लाइक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो पेपर में पूछने का तरीका, इनमें से कौन परफेक्ट सॉलिड है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब ऑप्शन में आपको सब कुछ दे देंगे, सब कुछ नहीं देंगे, एक ऑर्थो हाइड्रोजन दे देंगे और एक पैरा हाइड्रोजन दे देंगे। आपको पता होना चाहिए पैरा हाइड्रोजन के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसकी एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी क्या मिलेगी बेटा, 0 मिलेगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? होप मेरी बातें क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है। अब इन्होंने यही लिखा है, ऑर्थो हाइड्रोजन कुछ और नहीं है, न्यूक्लियर आइसोमर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ H2 है। अब यहाँ H2 को लिखा हुआ है, H2 इज इक्वल टू ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन में पैरेलल स्पिन ऑफ प्रोटॉन, कीप इन योर माइंड, और जबकि पैरा हाइड्रोजन के अंदर क्या पाया जाता है, एंटी पैरेलल स्पिन ऑफ प्रोटॉन्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? डेटा क्रिस्टल क्लियर है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक है नहीं। फंडामेंटली दिस टॉपिक इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस। मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को बेसिक बातें समझ में आ जानी चाहिए, कृपया करके नोट कीजिए। रेडी? मशीनरी ऐसी होती है जो अगला पिछला बता देती है, उसके आधार पर माना गया। और बात भी सही है बेटा, इतने कम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल के अंदर रैंडमनेस रहेगी नहीं। वो एक्सेप्शंस हैं, वो आप लोगों के जब वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो आंसर नहीं शो कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि ऐसे नहीं ऐसे जुड़ गए होंगे अपोजिट, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदल गया होगा। आगे पढ़ने के लिए बेटा जीवन पढ़ा हुआ है, अभी वही पढ़ो जो पढ़ा रहा हूँ। पुण्य, वेदांश, तारुष, ऋतिका, ऋषभ, पुण्य, कुणाल, आज ये चैप्टर खत्म होगा। कृपया करके सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है भैया लगाने, ठीक है? मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को इसके सवालों की।
नेक्स्ट नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगा। हाँ ऑर्गेनिक शुरू कर देंगे थर्मोकेमिस्ट्री के बाद बेटा, ठीक है। नोमेनक्लेचर में दिक्कत आ रही है तुझे? इतना सिंपल टॉपिक होता है यार। चले हैं थर्मोकेमिस्ट्री के बाद देखेंगे यार, मेरे अनुसार तो जीओसी पढ़ लो, ऑर्गेनिक शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम की वीडियो डाल देंगे अपने ऐप पर, जिसके मान लीजिए करंट में पेपर हो तो वो अपने ऐप से निपटा लेगा, जिसका नहीं है वो अपना ऑर्गेनिक पढ़े, फिर घूम के फिर इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे, जैसे आपको उचित लगे। फिर ऑर्गेनिक रह जाएगी, ऑर्गेनिक बहुत लंबी चलती है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक 1 महीने पूरा ले जाएगी, ज़्यादा भी ले सकती है। ऑर्गेनिक में थोड़ा क्लासेस भी मैं बढ़ा सकता हूँ भाई, 1 आध दिन की क्लास बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है भाई। आप ऐसा कुछ प्लान कर लो ना, 1 दिन और बढ़ा दो, मंडे कर लो इवनिंग में कर सको तो। मंडे इवनिंग में कोई क्लास होती है? ट्यूसडे, ट्यूसडे तो नहीं होती, ट्यूसडे करवा लेंगे, देख लेंगे, बता देंगे आपको। चलें आगे। सबसे सुंदर टॉपिक, जो इसको पढ़ लेगा वो अच्छा बच्चा बेटा जी, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखेंगे सभी। आप लोगों से एक बात मैं बताऊं, पहले सुनो ध्यान से। आप लोगों ने डेल्टा एस का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्यू बाई टी पढ़ा है। इस फॉर्मूले की खास बात ये होती थी, कांस्टेंट प्रेशर पर होता था। और अगर इस क्यू पी को मैं लिखूं तो ये ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, एन सी पी डी टी। कुछ याद आ रहा है? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बताओ, लिख सकता हूँ ना। तो चलिए, ये डेटा आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। बेसिकली इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ, जिसमें पहली एप्लीकेशन आती है टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस एट ए टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। मतलब आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। रीजन हम लॉजिक हम लोगों को बताइए, डिफरेंस निकाल के हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। जी, उससे पहले आपको एक छोटी बात और पता होनी चाहिए सर की। बेटा ये ना आप लोगों को एक तापमान, एक ऑर्डर बेसिकली दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक ऑर्डर बेटा जी ये भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से भी एक रिलेशन आप लोग इसको पकड़ सकते हैं। ये क्या हुआ? बहुत ध्यान से इसको समझने और सीखने की कोशिश करेंगे, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, और ये डेटा आप लोगों के पास आ जाना है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मैं कह रहा हूँ देयर इज ए ग्राफ बिटवीन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर इन केल्विन, ओके। वंस द टेम्परेचर इज 0 केल्विन, फील कर पाए? बताओ उस सबस्टांस की जो स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट देवित, वो क्या होगी? 0 केल्विन पर स्टेट क्या रहती होगी उसकी? सॉलिड। और सॉलिड के बाद अगर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, आगे कौन सी स्टेट बनेगी? लिक्विड। और फाइनली कौन सी स्टेट अचीव हो जाएगी गैस? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा होगा, तो सॉलिड से पहले जब ये सॉलिड होगा तो एक छोटा सा पॉइंट आएगा जहाँ ये मेल्ट होना शुरू होगा, तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। कोई भी सॉलिड, बर्फ का एग्जाम्पल ले लो, तो यहाँ पर इस टेम्परेचर का नाम हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। अब ये लिक्विड बन चुका है, और लिक्विड से पहली बार जब वेपर बनेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। क्या जो मैं समझा रहा हूँ वो गेम समझ में आ रहा है? बोलो। मतलब पहले वाले फेस का ट्रांजिशन होगा 0 टू मेल्टिंग पॉइंट, दूसरे वाले फेस का ट्रांजिशन होगा मेल्टिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट के बाद बॉइलिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एट एनी टेम्परेचर टी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना में जवाब दे दो, हाँ या ना में जवाब दे दो बेटा। दिव्याना बहुत ध्यान से देख बेटा, बोर्ड के ऊपर ये पेपर में सवाल बन सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। सर ये गेम आपका समझ में आ गया हमें। अच्छा एक अद्भुत बात बताऊं आपको, मैंने ए से बी ले गया, चलो जी सॉलिड है सर, यहाँ पर सर एंट्रोपी बढ़ घट रही है और टेम्परेचर भी बढ़ घट रहा है, लेकिन आपने एक बात ऑब्जर्व की, जब बी से सी जा रहा हूँ, कौन सी एक चीज़ है जो कि कांस्टेंट मिल रही है? सर उसका नाम है तापमान। देखो ना, टेम्परेचर बिकम सेम। इसका मतलब एक बात समझने की कोशिश करो, एक थर्मामीटर लो, थर्मामीटर जानते हो ना, जो टेम्परेचर को नापता है, माइनस में प्लस में दोनों वाला ले लो। अभी जैसे जो डॉक्टरों के पास रहता है वो तो फ़ारेनहाइट वाला प्लस वाला ही रहता है, केमिस्ट के पास माइनस प्लस दोनों रहते हैं, तो लंबा सा होता है। क्या काम कर रहे होते हैं उसमें हम लोग? मान लो एक बर्फ़ है ना, क्या है? बर्फ़। बर्फ़ के अंदर थर्मामीटर डाल दो, अंदर कोर में थर्मामीटर को बाहर निकाल दो, बर्फ़ को हीट करने के लिए रख दो,
भाई साहब जो टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर है दैट विल नेवर चेंज। क्यों? क्यों? जब तक बर्फ पूर्णतः मेल्ट होकर लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी, जब तक थर्मामीटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अद्भुत बात है ये वैसी बात है जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तब तक फील नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब फेस का ट्रांजिशन बदलता है, एक सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो जो ड्यूरिंग फेस है, यानी कि जब सॉलिड पहली बार जब मेल्ट होना शुरू होगा और जब तक वो मेल्ट हो ना जाए तब तक ड्यूरिंग द फेस ट्रांजिशन टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट। जितना थर्मामीटर में इनिशियल टेम्परेचर था बर्फ पूरी पिघल जाएगी उतना ही रहेगा। जब बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तब जाके उसका टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज जो भी होना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने क्या बोला है, इसका मतलब एक बड़ा पैरामीटर आज आप लोग सीखे। क्या कोई आपसे पूछे फलाने कंपाउंड को टेम्परेचर दे रहा हूँ, बताओ उसके अंदर का कोर का टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा कि क्या होगा, तो आप पूछना पहले किससे क्या कन्वर्ट कर रहे हो। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिक्विड से गैस कन्वर्ट कर रहे हो, नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन आप सॉलिड टू सॉलिड देख रहे हो, सॉलिड टू लिक्विड देख रहे हो, तो मे बी देर में भी चेंज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन स्टेट चेंज में आप लोगों को कोई अंतर नहीं दिखेगा ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई। एक बात सुनो बेटा, यहाँ बी से लेके जब मैं सी में जा रहा हूँ तो टेम्परेचर इज टिपिकली कांस्टेंट। और बताओ इस पूरी टर्म को मैं क्या नाम देने वाला हूँ बेटा, बताओ इस पूरी टर्म को मैं क्या नाम देने वाला हूँ? सर इसको हम तो एंट्रोपी निकाल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसको एंट्रोपी नाम देंगे। और इस समय एंट्रोपी को मैं किस में डिफाइन करूंगा? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो यहाँ क्यूपी में डिफाइन करूंगा जी। कि प्रेशर के बारे में तो बात कर ही नहीं कर रखी, या तो डेल्टा एच या आपका टेम्परेचर। तो इस केस में इसको और क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एच। और आप देख कर बताओ, कोई चीज़ मेल्ट हो रही है तो उस वाले एंथैल्पी चेंज को हम लोगों ने क्या लिखा था? फ्यूजन। और कोई चीज़ वेपर में कन्वर्ट हो रही है तो उस वाले एंथैल्पी चेंज को क्या लिखा था? वेपराइजेशन। तो कुछ पल्ले पड़ रही है बातें, डेटा क्रिस्टल क्लियर है? तो डेल्टा एस इजिकल टू क्यू बाई टी। डेल्टा एस किसके बराबर हो रहा है बेटा जी? क्यू बाई टी के बराबर हो रहा है। होप मेरी बातें मेरी क्लास के ही देते हैं इसके सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होगी भैया। ये गेम समझ में आ गया आप लोगों को? चलो अब एक काम कर लेते हैं सर, अब मैं निकाल लेता हूँ डेल्टा एस ऑफ टोटल बाय यूजिंग थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहती है? थर्ड लॉ कहती है जी इस पर फाइनल जो टोटल है एफ पर, उस पर एंट्रोपी माइनस एंट्रोपी एट 0 केल्विन। सही बात है? या एट टेम्परेचर टी पर एंट्रोपी माइनस 0 केल्विन, ये तो कहानी है। तो टेम्परेचर टी पर एंट्रोपी माइनस 0, भैया 0 केल्विन पर तो कितनी हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी। तो सोचने का विषय खत्म। तो केवल और केवल क्या बचा? टी तक बचा। तो चलो टी में देखते हैं कैसे देखेंगे। आप देखोगे एंट्रोपी ऑफ ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ। से यस और नो? आया ना? इसका मतलब दिव्य इधर देख ले, डेल्टा ऑफ ए बी अगर मुझे बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा इसको? सर आपने ही सिखाया है। डेल्टा ऑफ एस का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, और क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो इट कैन बी रिटन एज सी पी डी टी बाई टी। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। तो जो पहली टर्म है ए बी, क्या मैं उसको ऐसा लिख दूं? एन सी पी सॉलिड, क्योंकि सॉलिड ही है, डी टी बाई टी। यस और नो? इसके बाद दूसरी टर्म जो बी से सी जा रहा है उसको मैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और टेम्परेचर को और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट वाला, प्लस अब आ गए आप लोग कहाँ? सी से डी में। सी से डी में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस है लिक्विड और टेम्परेचर कैसे कैसे नापोगे बेटा? मेल्टिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट। दिखाई दे रहा है? टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट टू द बॉइलिंग पॉइंट, और इसको क्या नाम देंगे? अगेन एंट्रोपी है, एन सी पी डी टी बाई टी। यहाँ लिक्विड क्यों लिखा है? क्योंकि अब स्पीसीज क्या हो चुकी है? लिक्विड। सीपी ऑफ सॉलिड सीपी ऑफ लिक्विड बराबर होता है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट के लिए। और क्या लिख सकते हो? प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाई टी। अगेन लास्टली जो मेरे पास आएगा वो गैस का फॉर्मेट आएगा, इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट टू एट द टेम्परेचर टी, एन सी पी ऑफ द गैस डी टी बाई टी। सर क्या खतरनाक बवाल है, क्यों पढ़ा रहे हो सर? कष्ट हो रहा है, कष्ट होने दो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको सीखने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों। मैं जानता हूँ आज तक मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं देखा जिसमें सारा यूज हो जाए, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे तमाम सवाल देखे हैं जब वो पूछेंगे इसकी एंट्रोपी बता दे, ग्राफ देके एडवांस के अंदर वो पूछेंगे इसकी एंट्रोपी बता दे, तो आपको नॉलेज नहीं होगी तो कैसे बता पाओगे भाई? मैंने तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की एंट्रोपी बता दी। अब वो आप लोगों से कुछ भी पूछे, सारी पूछे तो सबको ऐड कर लेना भैया, सारी पूछे तो सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अन्यथा
जो पूछेगा उसके अनुसार आंसर कर देंगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है? चलो अब मैं एक सवाल दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, ऐसे दिमाग में सोचना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फलाना कंपाउंड इज दिस, दे दिया बॉइलिंग पॉइंट, दे दिया। और मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ फेस चेंज, बॉइलिंग पॉइंट दे दिया और फेस चेंज पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। फेस चेंज व्हेन सॉलिड बिकम लिक्विड, तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, एंट्रोपी निकालनी है सॉलिड से लिक्विड की, और फेस चेंज की पूछ रहे हैं, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहना, जो है सो है, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन वो देगा और डेल्टा एच तुम्हें कैलकुलेट करना, खत्म। बोलो गेम समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन यही पिक्चर अगर वो यहाँ से दे देता सी से डी ड्यूरिंग द लिक्विड फॉर्मेशन, बदल जाती पिक्चर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वहाँ फिर मेल्टिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर उसको देना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएबल हो जाएगा उस केस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही हो तो नोट करो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बात नहीं बेटा? अच्छी बातें नहीं। आगे मूव करें जी। आरोही, अंशिका, अर्शिया, दिव्यांशा, गुनिका, जय, कार्तिक, मनिका, नितांत, पुण्य, ऋषभ, रितिका, तारुष, वेदांश, कुणाल, जल्दी से बताइए, नोट हुआ ये? बेटा बातें नहीं करनी। अभी 12th में टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं भाई, 11th क्लास की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाएगी। चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं कराए जाएंगे OMR पर। चले आगे, मेडिकल का अलग पेपर, जेई का अलग पेपर। आगे बढ़े बेटा। चलिए जी आगे देखते हैं भाई सभी बच्चा। एप्लीकेशन नंबर 2 देखना कितना सिंपल है। आप लोगों से पूछा होगा यू हैव टू डिटरमाइन द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, क्या कैलकुलेट करना है? एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। और ऐसा कोई इक्वेशन बना देंगे बेटा जी, तो आपको कुछ मत करना, आपको डेटा सारा गिवन होगा, आप बस एक काम करना, जो निकालना है ना डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन उसको लिख लो। और आपने तो डेटा सीख रखा है, ये समीशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ समीशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपने देखा जी प्रोडक्ट में कौन है जी, सी और डी, तो इसकी स्टीशियोमेट्री है उसको मल्टीप्लाई कर दो, और एस ऑफ सी प्लस डी एस ऑफ डी माइनस यहाँ आ जाएगा ए एस ऑफ ए प्लस डी एस ऑफ डी। कितना सिंपल है भाई, तो सारा का सारा डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सवाल के फॉर्म में इसको देखते हैं कि हमारे पास एक डेटा है, इस प्रोसेस का नाम है हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस बोलते हैं इसको। क्या काम करते हैं बेटा जी इसमें, हेबर प्रोसेस में H2 N2 दोनों मिलकर ट्वाइस ऑफ अमोनिया दे रहे होते हैं। फाइंड आउट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, और आपको इंडिविजुअली एंट्रोपी गिवन है, तो बताओ आपको क्या कर लेना चाहिए? अच्छे बच्चों को, अच्छे बच्चे को क्या कर लेना चाहिए? अच्छे बच्चे को डेल्टा एस ऑफ आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, जो कि किसके बराबर हो जाएगी? 2 इंटू एस ऑफ अमोनिया माइनस
1 इंटू एस ऑफ N2 प्लस 3 इंटू एस ऑफ H2। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू अमोनिया, अमोनिया की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, तो यानी कि 400 आ गई वैल्यू है। एस ऑफ N2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 150 प्लस 3 इंटू 100, तो यानी कि ये 450 आ रही होगी। तो 400 माइनस 450 विच इज इक्वल टू -50। और जो भी आंसर आएगा वो किस में आ रहा होगा, इनकी जैसे यूनिट है वैसे ही देख लो, जूल पर मोल पर केल्विन में ये आंसर जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्या ये बात नोट हो सकती है आप लोगों से? नोट करो स्पीड में, चलो जल्दी से नोट इट डाउन। चलो जी बस हो गया। थोड़ा स्पीड में यार बेटा, बातें नहीं बच्चा। बस देखिए भाई, सीबीएसई के लिए तो प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सीबीएसई का शो तो क्लोज है यहाँ। अब थोड़ा सा एंट्रेंस की तरफ मूव करते हैं। एंट्रेंस में एक दो फॉर्मूला आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वो मुझे आप लोगों को कवर करा देना और उस पर बेस सवाल करा दें। आगे बढ़ जाए। इधर देख भाई वरुण, इस डेटा को समझने की कोशिश करें बेटा। इसका नाम है वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे सभी। पहले बात कर लेते हैं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा। सुनो, डेल्टा वेल्टा छोड़ के बस एस पर ध्यान देंगे। एस व्हेन प्रेशर इज P2 इज इक्वल टू एस व्हेन प्रेशर इज P1। माइनस कर सकता था, सीधा लिख सकता था मैं SP2 माइनस SP1, एक ही बात बनती। डेल्टा NG इंटू है बेटा, ये प्लस नहीं है, इंटू R, डेल्टा NG इंटू R ln, इसको लिखना है P1 बाई P2। सर कहाँ से, क्या इसका कोई डेरिवेशन है? नहीं, कोई डेरिवेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा इसको फॉलो करना है। इधर देख लो भाई, कोई डेरिवेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है बेटा जी, इसको तक फॉलो करना है। बहुत ध्यान से देख बेटा, इधर देख, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट तब क्या करना है बेटा, प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो हमारे पास एक नई टर्म आएगी जिसका नाम है Cp। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई, सर चीज तो वही है, सिंपल। SR ऑफ T2 इज इक्वल टू SR ऑफ T1 प्लस डेल्टा Cp, डेल्टा Cp R RL T2 बाई T1। याद रहे, यहाँ T2 था, यहाँ भी T2 है ऊपर, यहाँ P2 था, यहाँ P2 क्या है बेटा जी, नीचे है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा जी? सीधा सीधा फॉर्मूला आप लोगों को रटना है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से अभी तक जो फॉर्मूले पढ़ाए गए थे उसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखा गया था, लेकिन मान लेते हैं कि टेम्परेचर अगर वेरिएबल है या प्रेशर वेरिएबल है, उस केस में क्या करना है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन फॉर्मूला बिकम डेल्टा एस ऑफ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर वेरिएबल है, तो डेल्टा एस ऑफ P2 माइनस डेल्टा एस ऑफ P1 इज इक्वल टू डेल्टा NG R ln P1 बाई P2। मैं ये कह रहा हूँ। और अगर टेम्परेचर वेरिएबल है और प्रेशर कांस्टेंट है, उस केस में जो फॉर्मूला आएगा डेल्टा एस ऑफ R ऑफ T2 माइनस डेल्टा एस ऑफ T1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखना है डेल्टा Cp ऑफ द होल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, डेल्टा Cp ऑफ द रिएक्शन, और मल्टीप्लाई कर देना है इसको किससे दिवित, इसको मल्टीप्लाई कर देना ln T2 बाई T1 से, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी के जैसा ना फिजिक्स में एक सिमिलर फॉर्मूला आएगा, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, केमिस्ट्री का नहीं। इस लॉ का नाम होता है किरचॉफ्स लॉ। सुना है किसी बच्चे ने? थर्मो जब टीचर्स पढ़ाएगा तो बताएगा आपको, किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। तो मैंने इसको क्यों लिख दिया ऐसे ही, इसमें बस एक ही अंतर है, इस ln को हटा देना बस हो गया, ताकि तुम्हें याद रहे कि भाई वहां वाला फॉर्मूला यहाँ वाले फॉर्मूले में केवल ln का अंतर था। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और टीचर बहुत अजीब तरीके से पढ़ाते थे, इसको बोल दूं क्या अभी ऑनलाइन? नहीं बोल सकते। अरे नहीं, केमिस्ट्री में ये T1 है और ये T1 है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुद्दे की बात है, सारी चीजें सेम रहेंगी। डेल्टा एस और डेल्टा एस तो रिप्लेसेबल होते हैं, आपको पता ही है। यहाँ डेल्टा एच, यहाँ Cp आ जाएगा और यहाँ T2 माइनस T1 करना है, ठीक है ना, ln को हटा के। बोलो गेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
ये गेम आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ऋषभ यार। मैं जानता हूँ कि इसको सीखने में ना थोड़ा सा आपको समय लगेगा, इन फॉर्मूले को याद करने में, लेकिन घबराए नहीं, है ना। एक आधी सवाल आप लोगों को एडवांस में भी मिलेगा इसका PYQs में, एक बार छाप ले फिर भी इसको, ज़्यादा मतलब बल्क में क्वेश्चंस नहीं है। तो पुराना चल रहा है ना अपना फॉर्मूला, नहीं वेरिएबल पे था। अरे वो वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा है क्या, BDP वाला, डेल्टा G वाला, उसी तरीके से डेल्टा S। थर्मोडायनेमिक्स में जो असली खेल है वो फॉर्मूले को घुमाना ही तो है मेन। याद कर लो, फॉर्मूले को घुमाओ। और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा के अनुसार चीजें चलती हैं। देखो अगला सवाल कराएंगे, बहुत आसानी से पकड़ जाओगे क्वेश्चंस को। दिव्यांशा, अर्शिया, अंशिका, जय। जब सुमन आज ज्यादा समझ में आ रहा हो। अर्शिया आगे बढ़े बेटा, बता। ऋषभ, ऋषभ आगे बढ़ जाए बेटा, बोल। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स में सवाल को करते हुए उसको पहचानना भी पड़ता है कि कौन सी इक्वेशन से सवाल है। एक बार क्लिक हुआ फिर तो सवाल हो जाता है। बेटा बातें नहीं प्लीज। 12th क्लास में, आज की क्लास में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट थर्सडे से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनिक होगी उसमें से। ट्वेल्थ का सिलेबस मैं अक्टूबर तक खत्म कर देता हूँ, पता है तुम लोगों को। अक्टूबर 15 तक खत्म कर देता हूँ ट्वेल्थ का सिलेबस। फिर ट्वेल्थ में थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें हैं। 11th क्लास में सिलेबस ना थोड़ा सा खींचना पड़ता है, और प्लस खिंचता भी है। खींचना पड़ता नहीं, स्कूल वाले भी थोड़ा सा ये प्रेशर देते हैं बच्चों को टेस्ट वेस्ट के लिए। 12th क्लास वाले बच्चे फ्री रहते हैं थोड़ा। चलिए भाई, सवाल पढ़ेंगे पहले आराम से, जल्दबाजी करेंगे नहीं। देखो कितना सिंपल सवाल है, इधर देख मिस्टी। कैलकुलेट डेल्टा S नॉट, और टेम्परेचर कितना है बेटा इस समय, 300 केल्विन, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। और बोला हुआ है फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन पर, ये आप लोगों को डेटा गिवन है। और आपसे डेल्टा S पूछ रहे हैं। भाई मुझे एक बात बता, ये डेटा क्यों गिवन होगा, ताकि मैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर पाऊँ, यस और नो। 2 इंटू NO2 की वैल्यू कितनी नजर आ रही है मुझे बेटा, 240 इंटू 2, माइनस रिएक्टेंट में एक N2 है, दैट इज 160, प्लस कितना हो जाएगा बेटा जी, 2 इंटू 190, 19 दूनी 38, बताओ जरा कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, माइनस ये कितना हो रहा है बेटा, 540, वैल्यू आ रही है -60, जो भी आ रही होगी मोल पर लीटर पर केल्विन में। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक, एक ही देते हैं भैया। CBSE में टीचर नंबर काट सकता है इन सारी बातों का। बोलो गेम समझ में आ रहा, मोल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा जी, जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसे लिखा जाना चाहिए। फिर आप लोगों से क्या पूछा, देख जरा, डेल्टा S नॉट, भाई S नॉट 300 केल्विन पर तो आ गया, यस सर नो, बोलो भाई। और आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं, 400 केल्विन पर बताना है, और इसके CP की वैल्यू इज गिवन टू यू। देखो ना, इंडिविजुअली CP की वैल्यू गिवन है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा CP। क्या आप लोगों ने कोई फॉर्मूला पढ़ लिया है सर से अभी, सर अभी तो पढ़ा था, आपसे पढ़ा था डेल्टा S ऑफ R एट हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा S ऑफ R एट लोअर टेम्परेचर, और साथ में क्या लिखा था यहाँ पर, प्लस डेल्टा ऑफ CP ऑफ द रिएक्शन, तो लिखा था क्या ln, तो यहाँ लिखा था क्या बेटा जी, T2/T1, कुछ ऐसे ही पढ़ा था फॉर्मूला, देखना चेक करना।
अगर ये फॉर्मूला पढ़ा है प्यारे बच्चों, ये तुम्हें प्राप्त करना है। 300 की वैल्यू तुम्हें पता है, दैट इज -6060। और अगर मैं इसकी बात करूं, डेल्टा ऑफ सीपी कैसे निकालेंगे, वही जैसे निकालते आए हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है बेटा, चेक करके बताना। प्रोडक्ट में है NO2 और ट्वाइस ऑफ NO2 है, तो 37 × 2, ये माइनस हो जाएगा जी। N2 कितने हैं जी, एक ही है, दैट इज 29 ओनली, प्लस O2 कितने हैं जी, 2 हैं, जो कि कितना हो जाएगा 2 × 29। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? तो यहाँ से जो डेटा मेरे पास आ रहा है, क्या -13 आ रहा है, देखना, वही जूल पर है 16। अब क्या काम करना है बेटा, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी माइनस कितना 13, और यहाँ से आ जाएगा ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे 2.303, ये लॉग आ जाएगा, टेम्परेचर 400/300 आ जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, 4/3 वैल्यू बन जाएगी। आप तो सारा सॉल्व कर ही लेना बेटा जी। यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का log 4 माइनस log 3। log 3 होता है 0.48, log 4 होता है 0.6। यहाँ से जो डेटा बनता है वो बनता है -60 × 13 × 2.3 मल्टीप्लाई बाय 1.2, सही लिख रहा है, 0.12। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी आप बताइए तो क्या वैल्यू आ रही है। ऐसे लेके बैठा रहता है कैलकुलेटर, ये चल रहा है इसका, ये बता अब तो सबको पता लग गया। -63.5 इज द राइट आंसर। यूनिट वही रहेगी सर, जूल पर मोल पर केल्विन। नोट करिए भाई बच्चा, बातें नहीं नोट करना है, आगे बढ़ जाए भाई। ये बढ़िया सवाल था ना, अगर मैं दूसरी इक्वेशन ना बताता तो ये सवाल सॉल्व नहीं होता। पांच वाली आगे बढ़े भाई, जल्दी से नोट कर लो भाई। देखेंगे सभी बेटा, इधर देखेंगे सभी। बहुत ही खत्म सवाल आप लोगों से पूछा है, डिटरमाइन द, पीछे वाले में ना S0 हटा लेना बेटा, S0 हटा, S रहने देना बस। डिटरमाइन द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ H2O2 एंड वाटर इज गिवन टू यू। भाई कुछ करना ही नहीं है इसमें, जो गिवन है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके खत्म कर दो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके इसको खत्म कर दो, कर दोगे अपने आप पक्का। मैं अगले सवाल की तरफ ले चलता हूँ, इधर आओ सभी। मैंने तुमसे बोला प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी, इनमें से किस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ेगी, इसमें से किस में घटेगी। इधर देख अनुष्का, देख एक कोई लिक्विड है बेटा और उसको क्रिस्टलाइज कर रहे हैं सॉलिड में। सोचो कोई लिक्विड अगर सॉलिड में जा रहा है तो उसकी रैंडमनेस, उसकी फ्रीडमनेस बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी ना। तो लॉजिक वाली बात है यार कि वो थोड़ा सा कम फ्री फील करेगा, तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो जाएगी अनुष्का, घटेगी। अगला बताओ जरा दिव्याना, बताना जरा, टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड बढ़ा दूं 0 केल्विन से 115 केल्विन, तो किसी का भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। एंट्रोपी एक टाइप की रैंडमनेस है, रैंडमनेस बोले तो फ्रीडमनेस, टेम्परेचर दोगे वो चलना शुरू कर देगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मुद्दे की बात है कि यहाँ एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने तुमसे बोला एक सॉलिड है और वो टूट के किसी सॉलिड में, किसी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जब एक से अनेक हो रहे हैं और एंट्रोपी क्या हो रहा होगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, बढ़ रही होगी, क्योंकि सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, है गैस में। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं। अगला है, ये है H2 जो कि गैस है,
और ये कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस ऑफ एच में। जो भी गैस है, दोनों गैस है तो क्या करें, अब देखो मोल, यहाँ 1 मोल थे और यहाँ कितने मोल हो गए बेटा जी, 2। वो H2 नहीं है, H ही है, याद रहे वो H ही है। तो इसका मतलब मोल बढ़ने से ही एंट्रोपी बढ़ जाती है अनुष्का, मोल बढ़ने से एंट्रोपी क्या हो जाती है बेटा जी, बढ़ जाती है। तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्रिस्टल क्लियर हो भैया क्लास के सभी बच्चों को, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो जाएगा भैया। ये वाला सवाल कैसे करोगे भाई, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 68, सही है, कहाँ है 268, वाटर है ना भाई, वाटर तो ये है, प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इट इज माइनस बेसिकली, ट्वाइस ऑफ H2, H2 वाला पहला था 126.6 इंटू 2 प्लस 201.2, क्या आंसर आ रहा है, -190, पक्का ना, फंसा तो नहीं देगा भाई, जूल पर मोल पर केल्विन, हो जाएगा मेरे भाई पक्का। ये आप लोग स्टैंडर्ड स्टेट पर डेल्टा एस की नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टेट। अगर 300 केल्विन पे पूछ रहा है तो आपका एक फॉर्मूला और भी बन सकता है, डेल्टा एस नॉट वाला जो हमने बताया था ना, एस नॉट वाला, वो भी आप लोग बना सकते हो। वहाँ 2 टेम्परेचर हो जाएंगे, एक हो जाएगा 300 केल्विन, एक हो जाएगा 273 केल्विन। चलें भैया आगे, आगे बढ़े। देखो जो फॉस्फोरस वाइट है और फॉस्फोरस रेड है, वाइट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ब्लैक हाईली अनस्टेबल है, वाइट सबसे ज़्यादा पॉइजनस है, वाइट क्या है, सबसे ज़्यादा पॉइजनस है। आपको ये देखना है, कोई स्टेबल से अगर अनस्टेबल की तरफ चल रहा है तो एंट्रोपी घटती है, बढ़ती है, और कोई अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ चल रहा है तो एंट्रोपी घटती है, सीधा रिलेशन है। रेड और जो ब्लैक होता है ना, ब्लैक, ब्लैक की 2 फॉर्म होती है, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक। माइनस, भाई ये तो आंसर कुछ और बता रहे हैं, दिवित 318 आ रहा है क्या, देखो भाई आंसर क्या आ रहा है, नहीं 300 तो सही कह रहा है, ये आ सकता है 300, बताऊं क्यों, एक 200 ही है, 120 ही तो है ये, और ये भी तो काउंट करेगा इंटू 2। आंसर बता एग्जैक्ट, आंसर बता एग्जैक्ट, -318 पॉइंट, भाई और भी एक आध क्रॉस चेक कर लीजिए, यही आ रहा है ना। चलें आगे, चलें भाई, चलो अगला सवाल आप लोग मुझे करके दिखाइए सभी, अगला सवाल आप लोग मुझे करके दिखाएंगे प्लीज, अगला सवाल आप लोग प्लीज मुझे करके दिखाएंगे सभी। कितना लिखा, देखो जल्दी जल्दी लिखो यार। अगला सवाल बेटा जी, अब देखते हैं भाई कौन बता पाता है इस सवाल को, सी और डी सेम ऑप्शन है, आपको बताना है पहले में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी विल डिक्रीज। आप सोचो, आइस है ज़्यादा स्टेबल है ना, और वाटर है कम स्टेबल है, तो बेटा जी पहले से जब दूसरे पे जाएंगे तो एंट्रोपी क्या हो रही होगी भाई, सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, जबकि वाटर से अगर मैं आइस की तरफ जाऊं तो वाटर से आइस की तरफ जाने का मतलब है एंट्रोपी का क्या हो जाना बेटा जी, घट जाना।
जबकि आइस से वेपर की तरफ जाना, एंट्रोपी का बढ़ना, ये तो सेम ही ऑप्शन लिख दिए। गेम समझ में आ गई। अगला, S इज लेसर देन 0, मतलब डेल्टा S इज लेसर देन 0, और डेल्टा S इज लेसर देन 0 का मतलब क्या होता होगा स्वाना? एंट्रोपी का घटना। एंट्रोपी का घटने का मीनिंग क्या हुआ बेटा? जैसे लिक्विड से कोई चीज गैस में जा रही है, सुन इधर देखना, लिक्विड से गैस में जा रही है, तो लिक्विड से कोई चीज गैस में जाएगी तो बताओ एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? क्यों? क्योंकि गैस के पास रेंडमनेस ज्यादा है, वो ज्यादा फ्री है घूमने के लिए। इसका मतलब यहाँ एंट्रोपी क्या हुई? बढ़ी। मुझे तो कम वाली चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, एक गैस है, उसको जब मैं प्रेशर देता हूँ ना, तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। मतलब प्रेशर देने से एंट्रोपी घटती है, तो प्रेशर कम करने से एंट्रोपी क्या होनी चाहिए दोस्त? बढ़नी चाहिए ना। इसलिए यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब बताओ, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, कोई चीज एक गैस से दो गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो भैया एंट्रोपी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब बताओ, पहले ज्यादा टेम्परेचर पे था, अब कम पे आ गया। जो ज्यादा टेम्परेचर पे रहता होगा तो एंट्रोपी ज्यादा रहती होगी, रेंडमनेस ज्यादा है, लेकिन कम टेम्परेचर पे तो एंट्रोपी घट जाएगी उल्टा। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? क्या मैं अपनी क्लास के बच्चों को ये बेसिक फंडामेंटल बातें सिखा पाया हूँ भाई? बोलिए। आसान है ना? बहुत ही आसान है, बहुत बेसिक है। आगे बढ़े भाई। आगे बढ़ जाए। बेटा बातें नहीं प्लीज, सुनना है ध्यान से। वो Br2 बेटा लिक्विड से गैस है, लिक्विड से गैस है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। और मुझे बताना है S क्या मिले? कम मिले, तो डी ऑप्शन हो गया। हाँ, I2 जो है वो होता है आयोडीन सॉलिड स्टेट में बेसिकली। सॉलिड से अगर लिक्विड में जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। हाँ, अगर कोई लिक्विड पे है और उसको सॉलिड में लेके जा रहे हो तो एंट्रोपी जो है वो घटेगी। कोई बात नहीं, ओरिजिन कुछ भी हो, स्टेट का भी तो असर है ना कुछ। सॉलिड होने पर अगर फेस चेंज हो गया ना बेटा, तो बेटा रेंडमनेस घट जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल की। चले भाई आगे। सुनो भाई काम की बात, एक लॉ जिसका नाम है जीरोथ लॉ। क्या नाम है इसका? जीरोथ लॉ। बच्चों बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। क्या है ये लॉ? सुनो, मान लो ये मयंक है, बहुत बहुत बातें बनाता है क्लास में। मयंक जो है अभी दक्ष के साथ बैठा है, तो मयंक और दक्ष बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है बेटा। और दक्ष जो है वो देवेश के साथ बैठा हुआ है। तो एक्चुअली कहना ऐसा होता है इस लॉ का, अगर मयंक दक्ष के साथ ऐसी वॉल से कनेक्टेड है जिनसे हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है, आई बात समझ में? यानी कि ऐसी वॉल जहां पर हीट एक्सचेंज पॉसिबल हो, होती है ना, इन वॉल का नाम होता है कंडक्टिंग वॉल। तो पहले मान लेते हैं मयंक का टेम्परेचर है T1 और दक्ष का टेम्परेचर है T2। और अगर ये वॉल तुमने कैसी बना दी इनके बीच में, कंडक्टिंग वॉल, अलाए को तुम्हारे दिमाग में ये सब रहता है क्या? बिगड़ रहे हो कोविड के बाद से, जब से फोन आया ना तुम्हारे हाथ में, तब से बिगड़ गए हो। कह रहा है सर दोनों गर्म हो जाएंगे। ये T1 और ये क्या बेटा जी T2।
ये माइनस में था टेम्परेचर नालायक हो। अभी फिलहाल देखो सुनो, मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिया, बस मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिया, कोई बात नहीं, अब ले लिया तो इसको चलाते हैं। सुनो, सुन ले यार, मैं कह रहा हूँ T1 इसका टेम्परेचर है, T2 इसका टेम्परेचर है, जिसका भी टेम्परेचर ज्यादा होगा ओवर द टाइम दोनों का हीट फ्लो, आपने सुना होगा ना, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जो ज्यादा है वो कम हो जाएगा, जो कम है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ओवर द टाइम इफ द वॉल इज कंडक्टिंग, तो T1 इज इक्वल टू T2। अरे गेम समझ में आया नहीं आया? अब दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है, इसी इक्विलिब्रियम का नाम होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी जीवन में तुम्हारे आ जाए कि फलानी इक्वेशन बोली जाए, बोला जाए थर्मल टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम, आप समझ जाना इनके बीच में जो वॉल है वो बेसिकली कैसी है, कंडक्टिंग। इस समय ओवरऑल जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो क्या हो चुका होगा, सेम हो चुका होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। मयंक तक्ष का दोस्त है, तक्ष देवेश का दोस्त है, इसने हीट यहाँ ट्रांसफर की, इसने हीट यहाँ ट्रांसफर की। ओवर द टाइम इसका भी टेम्परेचर इन दोनों भाई के टेम्परेचर के बराबर हो जाना है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने देखा होगा ए अगर बी का दोस्त है और बी अगर सी का दोस्त है तो ए और सी भी पक्के दोस्त हैं, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। ऐसे दोस्त का दोस्त तो सांप होता है, लेकिन जो है ठीक है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुद्दे की बात यह है, इफ टू बॉडीज are in the thermal equilibrium with another body C, then the body A and B will also be the thermal equilibrium with each other. बोलो शब्द क्लियर है? It is all about zeroth law. It is all about zeroth law. बोलो गेम समझ में आ रहा? मतलब आप एक नहीं 1000 बॉडीज को अगर कंडक्टिंग वॉल से जोड़ देंगे तो नेट टेम्परेचर सबका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये कहना है। बोलो गेम समझ में आ गया? कृपया करके नोट कर लें इन पूरी बातों को, इन बातों को बेटा जी नोट कर लें जल्दी से, नोट इट डाउन। कुछ टीचर पता नहीं कैसे पढ़ा लेते हैं, बड़ा अजीब सा पढ़ा देते हैं। क्या ही बोल रहे हैं हम लोग, चलो आगे बढ़े भाई। उनको लगता है ऐसा ही है, भाई ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे मत सोचो, अगर कोई डांस कर रहा है तो मतलब वो मतलब उनका वो प्रोफेशन है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि वो निजी लाइफ में भी ऐसे ही होंगे, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो चले बड़ा बवाल हुआ है, लेकिन बच्चों तक ये बातें नहीं आनी, मेरे मुंह से गलती से निकल गए। चलें भैया आगे, आगे बढ़े क्या? टेस्ट आ गए? टेस्ट आने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर।